जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है। और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूं और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज्यादा मुनाफा है। और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है, तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में। तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, जी उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है। तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है। इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले। और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने एक एक दो एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं। तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं, और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं? जो खेती का कार्य है, कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था, और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं। लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है। और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है। और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं, तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना, वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं, और हमारी खेती जो है, वो जमीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसका हिसाब लगाए, जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो, ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है। जी। तो फसल अगर हम बात करें यहाँ पर फसल का, हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूं के अंदर भी देखोगे, ये जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूं और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियां ज्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है सर्दी की वजह से। और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएं, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल, अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए। और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे। और जब इनकी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद इनमें गेहूं हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे, और 3 अच्छी फसल ले लेंगे। जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं, अगर परमात्मा ने शुक्र रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे। और उसके बाद गेहूं तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है
वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फ़ायदा ज़िम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइजर समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफ़ी है। फसल में अगर ज़िम्मेदार को नॉलेज है और ज़िम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ ज़िम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा, वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली, ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करे तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए और कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइज़र डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूँ 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा, हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूँ जो है वो ऑर्गेनिक करूँगा। और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं, पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे यार ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह की खेती होनी चाहिए। लेकिन होता तो वही है जो खुदा चाहता है, लेकिन बंदे में हौसला होना चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है।
तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, जी उसकी सर। अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूँ की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले, और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियाँ भी आ रही हैं। तो किसान जो हैं, अब हमारे गाँव के अंदर किसानों ने 1-1 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं, तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो सा है, उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है, उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं, और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं, जो खेती का कार्य है कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था, और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं। लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है, और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है। और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं, तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना, वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक ज़मीन ही है जहाँ से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज़्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं, और हमारी खेती जो है, वो ज़मीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा-सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहाँ से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूँ 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसके हिसाब लगाए, जो रेट कुछ मर्ज़ी मिले, हम उस गेहूँ के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइज़र डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है, तो आज उस बीमारी को दाव लो, ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी, तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, जी। तो क्या फ़र्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है, वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, या जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। ओ और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का, जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल, अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए, और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे, और जब इनकी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे, और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने सुख रखा, तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे, और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है, वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं, ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है, लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फ़ायदा ज़िम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा, और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइज़र समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था, वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750
800-700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे ज़्यादा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफ़ी है। फसल में अगर ज़िम्मेदार को नॉलेज है और ज़िम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ ज़िम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा, वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है, जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली, ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लगे। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए? कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइजर डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूँ 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूँ जो है वो ऑर्गेनिक करूंगा, और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है, और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना, और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूं और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले, और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने 1-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं, तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा
थोड़ा अधिक हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं? जो खेती का कार्य है कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं, लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है। और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं और हमारी खेती जो है, वो जमीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसका हिसाब लगाए, जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी। तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, जी। तो क्या फर्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, ये जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का, जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे और जब इनकी खुदाई हो जाएगी उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने शुक्र रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फायदा जिम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइजर समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफी है। फसल में अगर जिम्मेदार को नॉलेज है और जिम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है।
कुछ जिम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं। और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है, जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली, ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को, एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइजर डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूं 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई की निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूं जो है वो ऑर्गेनिक करूंगा, और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है, और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना, और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले, और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने 1-1, 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं, तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं, और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं, जो खेती का कार्य है कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था,
और आज 2022 होगी, धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं। लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है। और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं और हमारी खेती जो है वो जमीन जो है वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसके हिसाब लगाए जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी, तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, जी। तो क्या फ़र्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, ये जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। ओ और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे और जब इनकी खुदाई हो जाएगी उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने शुक्र रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फ़ायदा ज़िम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइज़र समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे ज़्यादा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफ़ी है। फसल में अगर ज़िम्मेदार को नॉलेज है और ज़िम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ ज़िम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा, वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी
जमीन खुद खराब कर ली, ये लगा लो। तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो ईल्ड नहीं निकलेगी। ईल्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए? अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइजर डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूं 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूं जो है वो ऑर्गेनिक करूंगा, और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है, और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना, और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में, और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले, और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने 1-1, 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं, तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं, और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं? जो खेती का कार्य है, कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था, और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं, लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है, और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है। और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं, तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि
हमारे खर्चे जो है ना वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं, तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं और हमारी खेती जो है वो जमीन जो है वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसके हिसाब लगाए जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी। तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, तो जी। क्या फर्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, ये जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। ओ और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे और जब इनकी खुदाई हो जाएगी उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने सुख रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फ़ायदा ज़िम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइजर समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफ़ी है। फसल में अगर ज़िम्मेदार को नॉलेज है और ज़िम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ ज़िम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा, वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो ईल्ड नहीं निकलेगी। ईल्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो और
कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइज़र डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूँ 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा, हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूँ जो है, वो ऑर्गेनिक करूँगा और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियाँ कम फैलेंगी। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है या उसके पास समय नहीं है या कुछ मर्ज़ी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे यार ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह की खेती होनी चाहिए। लेकिन होता तो वही है जो खुदा चा जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, जी, उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले, और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने 1-1, 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं, तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं, जो खेती का कार्य है कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं, लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है। और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है, और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं, तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना, वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं, तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं और हमारी खेती जो है, वो जमीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसका हिसाब लगाए, जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते।
इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी, तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, तो जी। क्या फ़र्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे या जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गाँठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। ओ और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे और जब इनकी खुदाई हो जाएगी उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने शुक्र रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फ़ायदा ज़िम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइज़र समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफ़ी है। फसल में अगर ज़िम्मेदार को नॉलेज है और ज़िम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ ज़िम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा, वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो ईल्ड नहीं निकलेगी। ईल्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर ज़िम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो ज़िम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइज़र डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूँ 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी। तो ज़िम्मेदार क्या करेगा? ज़िम्मेदार कहेगा, हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूँ जो है वो ऑर्गेनिक करूँगा। और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं, पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं,
वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे यार ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह की खेती होनी चाहिए। लेकिन होता तो वही है जो खुदा चा जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है, और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना, और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, जी उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है। तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले, और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने 1-1, 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं, तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं, और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं, जो खेती का कार्य है कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था, और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं, लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है, और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है। और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं, तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना, वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं, तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं, और हमारी खेती जो है, वो जमीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसके हिसाब लगाए, जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो, ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी। तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, जी। तो क्या फर्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, या जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर।
की वजह से। और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएं तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे और जब इनकी खुदाई हो जाएगी उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने सुख रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फायदा जिम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइजर समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफी है। फसल में अगर जिम्मेदार को नॉलेज है और जिम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ जिम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली। हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं। और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली, ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करे तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए कैसे? इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों, क्यों फर्टिलाइजर डालेगा। अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूं 25 क्विंटल निकलती है तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी, तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूं जो है वो ऑर्गेनिक करूंगा, और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान
अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह की खेती होनी। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले। और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने 1 1 2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं। तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो सा है, उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं, और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं, जो खेती का कार्य है कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था, और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं। लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है। और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है, और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं, तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना, वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं, और हमारी खेती जो है, वो जमीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसके हिसाब लगाए, जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो, ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी। तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, जी। तो क्या फर्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है, वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूं के अंदर भी देखोगे, ये जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूं और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियां ज्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है सर्दी की वजह से। और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएं, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का, जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल, अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए। और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे। और जब इनकी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद इनमें गेहूं हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे।
जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने सुख रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूं तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी दो प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फायदा जिम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइजर समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफी है। फसल में अगर जिम्मेदार को नॉलेज है और जिम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती है। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ जिम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं। और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए अ, कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइजर डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूं 25 क्विंटल निकलती है तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी, तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूं जो है वो ऑर्गेनिक करूंगा, और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है यहाँ पर लोग गन्ना और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल
और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफ़ा है? और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन-सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है? तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम पहुँचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूँ की, जी उसकी सर। अपेक्षा गन्ने की और सब्जियाँ जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है। इसके अलावा गेहूँ की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है हमारी साल की फसल है सबसे पहले। और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियाँ भी आ रही हैं। तो किसान जो है अब हमारे गाँव के अंदर किसानों ने 1-1 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं। तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जा ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो है उनका रुझान खेती की तरफ दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं, जो खेती का कार्य है, कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था और आज 2022 होगी। धान की और गेहूँ की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं। लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है। और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, ज़िम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएँ, तो ज़िम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूँ। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक ज़मीन ही है जहाँ से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज़्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं और हमारी खेती जो है वो ज़मीन जो है वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा-सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहाँ से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूँ 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसका हिसाब लगाएँ जो रेट कुछ मर्ज़ी मिले, हम उस गेहूँ के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइज़र डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी, तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, तो जी। क्या फ़र्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, ये जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ जीरी के अंदर तो हल्दी की गाँठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। ओ और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे और जब इनकी खुदाई हो जाएगी उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने शुक्र रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फ़ायदा ज़िम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे।
और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइजर समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफी है। फसल में अगर जिम्मेदार को नॉलेज है और जिम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ जिम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं। और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी, पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है, जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली, ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइजर डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूं 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूं जो है वो ऑर्गेनिक करूंगा, और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में, जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है, और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है, यहाँ पर लोग गन्ना, और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है, और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, उसकी अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूं की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले,
और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियां भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गांव के अंदर किसानों ने 1-1 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं। तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो सा है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी। अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं, और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं? जो खेती का कार्य है, कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था, और आज 2022 होगी। धान की और गेहूं की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं, लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है। और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है, और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, जिम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएं, तो जिम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूं। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना, वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक जमीन ही है जहां से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं, और हमारी खेती जो है, वो जमीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहां से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूं 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसके हिसाब लगाए, जो रेट कुछ मर्जी मिले, हम उस गेहूं के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइजर डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो, ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी, तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, जी। तो क्या फ़र्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, या जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गांठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का, जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल, अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए, और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे, और जब इनकी खुदाई हो जाएगी उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे, और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने शुक्र रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे, और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं, ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है, लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फायदा जिम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा, और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइज़र समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज, अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आसपास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफी है। फसल में अगर जिम्मेदार को नॉलेज है और जिम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं।
तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ ज़िम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम। और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए अ, कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइज़र डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूँ 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई के निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूँ जो है वो ऑर्गेनिक करूँगा। और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं, पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियाँ कम फैलेंगी। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज हम पहुंचे हैं गांव खिराजपुर में जो कि कुंजबरा के अंदर पड़ता है और ये गांव लगभग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ गांव है। और ज़्यादातर हम दिखाना चाहेंगे आपको इस जो ये एरिया है यहाँ पर लोग गन्ना और अगर बात करें सब्जियों की तो आलू ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ खेत में और बात करना चाहेंगे यहाँ पर किसान से कि अगर हम बात करें गेहूँ और धान की अपेक्षा गन्ने की फसल और आलू की, तो किसमें ज़्यादा मुनाफा है और अगर खेती की बात की जाए तो कितना समय कौन सी फसल लेती है और कितना खर्चा आता है। तो हम बात करना चाहेंगे किसान से। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम पहुंचे हैं यहाँ आपके खेतों में, तो यहाँ पर लगभग अगर बात करें धान और गेहूं की, जी उसकी सर। अपेक्षा गन्ने की और सब्जियां जैसे कि आलू जैसी फसल लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है, मुख्य कारण? सर ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर गन्ना मुख्यतः फसल है, इसके अलावा गेहूँ की मुख्यतः फसल है। लेकिन गन्ने के अंदर क्या होता है, हमारी साल की फसल है सबसे पहले, और अब गन्ने की कुछ वैरायटियों के अंदर बीमारियाँ भी आ रही हैं। तो किसान जो है, अब हमारे गाँव के अंदर किसानों ने 1-1, 2-2 एकड़ आलू लगाने शुरू करे हैं, तो उनका रुझान दूसरी खेती की तरफ भी बढ़ा है। किसान ये सोच रहा है कि शायद बेशक खर्चा थोड़ा अधिक हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनाफा भी हो और कम समय की फसल हो जाए, ताकि हम एक फसल और अधिक ले सके। इस पर्पज से किसान जो सा है उनका रुझान खेती की तरफ, दूसरी खेतियों की तरफ, जैसे सब्जी होगी, अब कुछ सालों से हमारे गांव के अंदर शिमला मिर्च की खेती लगने लग गई। अच्छा, धनिया का यहाँ काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लगा लो आलू काफी बढ़ रहे हैं। तो गन्ने के जो विकल्प है उसके बारे में भी जिम्मेदार सोच रहे हैं,
और उसी प्रयास में सभी लगे हुए हैं कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो युधिष्ठिर जी, आप कितने समय से खेती में लगे हुए हैं? जो खेती का कार्य है, कितने समय से देख रहे हैं? मैं 2007 में खेती करने लगा था और आज 2022 होगी। धान की और गेहूँ की फसल करते हैं, साथ में बीच में कोई सब्जी की फसल कर लेते हैं। लेकिन अब की बारी हमने आलू लगाए हैं। तो हम भी कई तरह की वीडियो बना चुके हैं खेतों की। लोग ऑर्गेनिक फसलें जो कि लगाने का दावा करते हैं, लेकिन वो फसलें उनकी हो नहीं पाती किसी कारण से, क्योंकि हमारी जो धरती है दवाइयों की आदी हो चुकी है। और लगभग किसान हर चीज़ जल्दी चाहता है, और जैसे कि अगर फसलों में बीमारी आती है उसको भी दूर करना चाहता है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या कुछ हो सकता है? ऐसा है, ज़िम्मेदार के हिसाब से अगर हम आपको बताएँ, तो ज़िम्मेदार की सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं कम समय में अधिक से अधिक फसल लूँ। उसका एक कारण ये होता है कि हम हमारे खर्चे जो है ना, वो पिछले 20-30 सालों की बजाय कई 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 गुना बढ़ गए। तो उस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक ज़मीन ही है जहाँ से हम इनकम ले सकते हैं। तो उससे ज़्यादा लेने के चक्कर में हम लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं और हमारी खेती जो है, वो ज़मीन जो है, वो हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमें थोड़ा-सा भी कम ज्ञान है, तो हम वहाँ से वो फसल नहीं उठा पाते। मैं करनाल एक भाई से मिला था, वो बोले ऑर्गेनिक के अंदर मेरी गेहूँ 3 क्विंटल निकली थी पिछली बारी। तो अगर हम उसका हिसाब लगाएँ, जो रेट कुछ मर्ज़ी मिले, हम उस गेहूँ के बराबर उसकी इनकम नहीं निकाल सकते। इसीलिए किसान सोचता है कि फर्टिलाइज़र डालो, अगर आज कोई बीमारी आ गई है तो आज उस बीमारी को दाव लो ताकि मेरी फसल अच्छी हो। अगर बात करें फसलों की, जैसे कि आपका एरिया उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और पास में यमुना नदी पड़ती है, जी, तो फसल अगर हम बात करें हरियाणा के और इलाकों से, जी। तो क्या फ़र्क है यहाँ पर फसल का? हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। यहाँ पे जो है वो नदी के कारण से यहाँ पे ना थोड़ी नमी ज़्यादा है। उस नमी की वजह से गेहूँ के अंदर भी देखोगे, ये जीरी के अंदर भी देखोगे, पीला रतुआ अधिक आता है। गेहूँ और जीरी के अंदर तो हल्दी की गाँठियाँ ज़्यादा बनती हैं। बीमारियों का थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है सर्दी की वजह से। और अगर हम यहाँ से करनाल से बाहर चले जाएँ, तो इतना असर नहीं है उस बीमारी का, जिस बीमारी का असर यहाँ पे है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि इन नदी की वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस वजह से। तो आलू की फसल है जो लगभग कितने समय की होती है? आलू की फसल अब हमने ये आलू हमारे 45 दिन के हो गए। ये जितने भी आप पीछे आलू देख रहे हो, ये सारे हमारे 45 दिन के आलू हो गए और हमारी कोशिश है कि इनको हम 65 दिन के आलूओं को पाड़ लेंगे। आज से लगभग 17, 18 या 20 दिन के बाद हम इन आलूओं को पाड़ लेंगे और जब इनकी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद इनमें गेहूँ हो जाएगी। जो हमारा लक्ष्य था कि हम 3 फसल भी ले लेंगे और 3 अच्छी फसल ले लेंगे, जिसमें हम जीरी की अच्छी फसल ले चुके हैं। अगर परमात्मा ने शुक्र रखा तो अच्छी फसल आलू की भी ले लेंगे और उसके बाद गेहूँ तो हमारी आई है। और भगवान भला करे, आलू की जो फसल है वो हमारी 2 प्रकार से पाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग कच्चे आलू भी पाड़ना पसंद करते हैं ताकि फसल और हो जाएगी। और वैसे आलू की फसल जो है लोग आलू पका के पाड़ते हैं, जिसका फ़ायदा ज़िम्मेदार को ये होता है कि उसकी क्षमता जो है आलूओं की, जैसे अब जो पटेंगे उससे डबल आलू निकल जाएगा और बीज के लिए भी हम वो पके आलू जो है वो रख सकेंगे। और इसमें कितना खर्चा आता है लगभग अगर लगाते हैं खर्चे का फर्टिलाइज़र समेत सारा कुछ? खर्चे का तो आलूओं का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो था वो आलू का बीज अब की बारी जो रेट मिला है, अब की बारी उससे डबल के आस-पास रेट मिला है। हम शाहबाद से जो आलू लाए थे, अब की बारी 750, 800, 700 ये रेट बीज मिला है। पिछली बार जो था वो इससे आधा रेट था। तो अगर खर्चे का हिसाब करें, खर्चा तो काफ़ी है। फसल में अगर ज़िम्मेदार को नॉलेज है और ज़िम्मेदार अच्छी तरह से फसल कर लेता है, तो हाँ, 60 दिन के अंदर अगर एक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम खेत में से निकाल भी सकते हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो तो आप पॉली हाउस में करके देखिए वही खेती। नहीं, अभी नहीं, अभी तो यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान लेना है, बहुत कुछ नॉलेज लेनी है। कुछ ज़िम्मेदारों से सीखेंगे, कुछ आप जैसों से सीखेंगे, उसके बाद जैसा आगे होएगा, वैसा करेंगे कोशिश। तो इसमें कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कहीं से? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हम उन्हें खेती के गुरु भी बोलते हैं, उनसे सीख रहे हैं और जैसे खेत में कोई बीमारी आ गई, एग्रीकल्चर के डॉक्टर भी बुला लिए, उनको भी बुला लिया और उनसे पूछ के जो वो दवाई बोलते हैं, हम उनसे वो पूछ के वो दवाई वो लिख देते हैं और हम डाल देते हैं। कुछ खुद को नॉलेज हो ही गई है, कुछ बड़े भाई से सीख रहे हैं उनसे हम।
और जैसे कि गन्ने की खेती भी बहुत लगाई जा रही है यहाँ जी। पर, तो इसमें क्या कुछ मुनाफा है गन्ने की खेती में? गन्ने की खेती में मुनाफा तो है, लेकिन अब वो बीज जो है, जो फर्टिलाइजर की वजह से लगा लो, इन्वायरमेंट लगा लो, या हमने अपनी जमीन खुद खराब कर ली, ये लगा लो, तो बीजों के अंदर अब जो है वो स्प्रे ज्यादा होने लग गए। जो पहले हम कम स्प्रे करते थे, अब अगर पिछले 5-7 साल जैसे स्प्रे करते उतने स्प्रे आज करें तो यील्ड नहीं निकलेगी। यील्ड निकालने के लिए तो जिम्मेदार को, एक बंदे को स्प्रे पे रहना पड़ेगा, तब जाके फसल होएगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, और अगर स्प्रे करते हैं तो वो खर्चा डबल है। तो आपके आइडिया से क्या कुछ होना चाहिए? अगर ना दवाई डाले तो किस तरह की खेती करनी चाहिए कैसे? इससे इसमें तो सबसे पहले जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, और जितने भी हमारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें एक मॉडल तैयार करना चाहिए किसानों के लिए कि ऑर्गेनिक कैसे हो, और कैसे कहते हैं कि बिना खार, बिना दवाई, बिना खार और पूरी पैदावार। अगर जिम्मेदार को ये यकीन हो गया कि बिना दवाई, बिना खार मेरी पूरी पैदावार निकलेगी, तो जिम्मेदार कहीं और जाएगा ही क्यों? क्यों फर्टिलाइजर डालेगा? अगर किसान को ये यकीन हो गया कि मेरी गेहूं 25 क्विंटल निकलती है, तो 25 नहीं 22 तो पक्का निकलेगी, और वो भी बिना खार दवाई की निकलेगी। तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कहेगा हाँ जी, मैं तो अपनी गेहूं जो है वो ऑर्गेनिक करूंगा, और उससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। पशुपालन भी बढ़ेगा, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और उससे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो काम की तरफ आकर्षित भी होंगे, उम्र बढ़ेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं का आगे आना, और उनका किसानों को जागरूक करना, क्योंकि एक सामान्य किसान जो है वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, वो सरकारी संस्थाओं से कनेक्टेड नहीं है, या उसके पास समय नहीं है, या कुछ मर्जी लगा लो आप। तो युधिष्ठिर जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम आपको दिखाते हैं जो अलग-अलग खेती, और यहाँ पर जो गांव खिराजपुर में किसान से बात हुई और यहाँ पर उन्होंने अपना जो तजुर्बा शेयर किया। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे यार ऐसी-ऐसी बहुत अलग वीडियो जहाँ पर किसान अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह की खेती होनी चाहिए। लेकिन होता तो वही है जो खुदा चाहता है, लेकिन बंदे में हौसला होना चाहिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं निर्मल संधू आपके साथ।